वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात शुरू हो चुकी है, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। युवा देश के युवा, वो गर्मजोशी, वो देशभक्ति, वो सेवा के रंग में रंगे नौजवान। आप जानते हैं ना, नवंबर महीने का चौथा रविवार हर साल एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर हमारी युवा पीढ़ी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एनसीसी डे भी उतना ही याद रहता है। तो चलिए आज एनसीसी के बारे में बातें हो जाए, मुझे भी कुछ यादें ताजा करने का अवसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो एनसीसी के सभी पूर्व और मौजूदा कैडेट्स को एनसीसी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कैडेट रहा हूं और मन से भी आज भी अपने आप को कैडेट मानता हूं। यह तो हम सबको पता ही है कि एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में भारत के एनसीसी एक है। यह एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही शामिल है। लीडरशिप, देशभक्ति, सेल्फलेस सर्विस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इन सबको अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाने, अपने हैबिट्स बनाने की एक रोमांचक यात्रा मतलब एनसीसी। इस जर्नी के बारे में कुछ और अधिक बातें करने के लिए आज फोन कॉल से कुछ नौजवानों से जिन्होंने अपने एनसीसी में भी अपनी एक जगह बनाई है, आइए उनसे बातें करते हैं। साथियों, आप सब कैसे हैं? जय हिंद प्रधानमंत्री जी। जय हिंद। सर, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर तरन्नुम खान है। तरन्नुम, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ सर। अच्छा, तो एनसीसी में कितने साल, कैसे कैसे अनुभव रहे आपके? सर, मैं एनसीसी में 2017 में भर्ती हुई थी एंड ये 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं सर। वाह, बहुत सुनकर के अच्छा लगा। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव जो रहा, हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में रहा था। हाँ, ये हाँ। हमारा कैंप अगस्त में हुआ था, जिसमें एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चे भी आए थे। उन कैडेट्स के साथ हम 10 दिन के लिए रहे। हमने उनका रहन सहन सीखा, हमने देखा कि उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर। हमने उनसे ऐसी कई सारी चीजें सीखी, जैसे वाइजो में का मतलब होता है हेलो। वैसे ही हमारी कल्चरल नाइट हुई थी, उसके अंदर उन्होंने हमें अपना डांस सिखाया। तेहरा कहते हैं उनके डांस को। हाँ, हाँ। और उन्होंने मुझे मेखाला पहनना भी सिखाया। मैं सच बताती हूँ, उसके अंदर बहुत खूबसूरत हम सभी लग रहे थे, दिल्ली वाले एज वेल एज हमारे नागालैंड के दोस्त थे। हम उनको दिल्ली दर्शन पर भी लेके गए थे, जहाँ हमने उनको नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट दिखाया। वहाँ पे हमने उनको दिल्ली की चाट भी खिलाई, भेलपूरी भी खिलाई, लेकिन उनको थोड़ा तीखा लगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया हमको कि वो ज्यादातर सूप पीना पसंद करते हैं, थोड़े उबली हुई सब्जियां खाते हैं, तो उनको खाना तो इतना भाया नहीं। लेकिन उसके अलावा हमने उनके साथ काफी पिक्चर्स खींची, काफी हमने अनुभव शेयर करे अपने। आपने उनसे संपर्क बनाए रखा है? जी सर, हमारे संपर्क उनसे अब तक बने हुए हैं। चलिए, अच्छा किया आपने। जी सर। और कौन है साथी आपके साथ? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्रीहरि जी भी बोल रहा हूँ। मैं बेंगलुरु कर्नाटका का रहने वाला हूँ। और आप कहाँ पढ़ते हैं? सर, बेंगलुरु में कृष्ण। अच्छा, बेंगलुरु में ही है। यस सर। बताइए। सर, मैं कल ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर से वापस आए थे। अरे वाह। हाँ। तो आपको मौका मिल गया वहाँ जाने का? यस सर। कैसा अनुभव रहा सिंगापुर में? सर, वहाँ पे 6 कंट्री आए थे, जिनमें था यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, ब्रूने, हांगकांग और नेपाल। जहाँ पे हमें कॉम्बैट लेसन और इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक्सचेंज सीखा था, जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कुछ ही अलग था सर। जिनमें से हमें वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज सिखाया था, और वाटर पोलो टूर्नामेंट में इंडिया टीम जीत हासिल किया था सर। और कल्चरल में हम ओवरऑल परफॉर्मर्स थे सर। हमारा ड्रिल और वर्ड ऑफ कमांड बहुत अच्छा लगा था सर उनको। आप कितने लोग थे हरी? 20 लोग सर। हम 10 बॉय 10 गर्ल थे सर। यही भारत के सभी अलग अलग राज्य से थे? हाँ सर। चलिए, आपके सारे साथी आपके अनुभव सुनने के लिए बहुत आतुर होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और कौन है आपके साथ? जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर विनोले किसो। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नागालैंड स्टेट का है सर। हाँ विनोले, बताइए क्या अनुभव है आपका?
सर, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज जखामा ऑटोनोमस में पढ़ाई कर रहे हैं, बीए हिस्ट्री ऑनर्स में। मैंने 2017 साल में एनसीसी ज्वाइन किया और ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छी डिसीजन था सर। एनसीसी के कारण हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला है? सर, मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और बहुत सीखी था और मैंने अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिली थी और मेरा एक एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताना चाहता है। मैंने इस साल 2019 जून महीने से एक कैंप अटेंड किया, वो है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और वो साजोले कॉलेज कोहिमा में हेल्ड किया। इस कैंप में 400 कैडेट्स ने अटेंड किया। तो नागालैंड में सारे आपके साथी जानना चाहते होंगे हिंदुस्तान में कहाँ गए, क्या क्या देखा, सब अनुभव सुनाते हो सबको? यस सर। और कौन है आपके साथ? जय हिंद सर, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर अखिल है। हाँ अखिल, बताइए। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। हाँ मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। हाँ हाँ। सर, मुझे एनसीसी में सबसे अच्छा डिसिप्लिन लगा है सर। वाह। इसने मुझे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया है सर। एनसीसी कैडेट की ड्रिल, यूनिफॉर्म मुझे बेहद पसंद है। कितने कैंप करने का मौका मिला, कहाँ कहाँ जाना का मौका मिला? सर, मैंने 3 कैंप किए हैं सर। मैं हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अटैचमेंट कैंप का हिस्सा रहा हूँ। कितने समय का था? सर, ये 13 दिन का कैंप था सर। अच्छा। सर, मैंने वहाँ पर भारतीय फौज में अफसर कैसे बनते हैं उसको बड़े करीब से देखा है और उसके बाद मेरा भारतीय फौज में अफसर बनने का संकल्प और ज्यादा दृढ़ हुआ है सर। वाह। और सर, मैंने रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लिया था और वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। शाबाश। मेरे से ज्यादा खुशी मेरी माँ थी सर। हाँ। जब हम सुबह 2 बजे उठकर राजपथ पर प्रैक्टिस करने जाते थे तो जोश हमें इतना होता था कि वो देखने लायक था। बाकी फोर्सेस कंटिजेंट के लोग जो हमें इतना प्रोत्साहित करते थे, राजपथ पर मार्च करते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे सर। चलिए, आप चारों से बात करने का मौका मिला और वो भी एनसीसी डे पर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी बचपन में मेरे गांव की स्कूल में एनसीसी कैडेट रहा था। तो मुझे मालूम है कि ये डिसिप्लिन, ये यूनिफॉर्म, उसके कारण जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये सारी चीजें बचपन में मुझे एक एनसीसी कैडेट के रूप में अनुभव करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। कि आप भी एक एनसीसी का हिस्सा रहे हैं। कौन, विनोले बोल रही हो? यस। हाँ विनोले, बताइए। क्या आपको कभी भी पनिशमेंट मिली थी? इसका मतलब कि आप लोगों को पनिशमेंट मिलती है? हाँ सर। जी नहीं, मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं बहुत ही एक प्रकार से डिसिप्लिन में मानने वाला था। लेकिन एक बार जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। जब हम कैंप में थे तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था। तो पहले तो ऐसा ही लगा कि मैंने कोई कानून तोड़ दिया है, लेकिन बाद में सबको ध्यान में आया कि वहाँ ये पतंग की डोर में एक पंखी फंस गया था, तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ चढ़ गया था। तो खैर पहले तो लगता था कि मुझ पर कोई डिसिप्लिन एक्शन होंगे, लेकिन बाद में मेरी बड़ी वाहवाही हो गई। तो इस प्रकार से एक अलग ही अनुभव आया मुझे। जी सर, ये जान के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ। हाँ तरन्नुम, बताइए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी जी सर। जी जी, बताइए। सर, आपने अपने संदेशों में हमें कहा है कि हर भारतीय नागरिक को 3 सालों में 15 जगह तो जाना ही चाहिए। आप हमें बताना चाहेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए और आपको किस जगह जाके सबसे अच्छा महसूस हुआ था? वैसे मैं हिमालय को बहुत पसंद करता रहता हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी मैं भारत के लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको प्रकृति से प्रेम है, घने जंगल, झरने, एक अलग ही प्रकार का माहौल देखना है, तो मैं सबको कहता हूँ आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। ये मैं हमेशा बताता हूँ। और उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा, इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी वहाँ मजबूती मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह पे बहुत कुछ देखने जैसा है, अध्ययन करने जैसा है और एक प्रकार से आत्मसात करने जैसा है। प्रधानमंत्री जी, मैं श्रीहरि बोल रहा हूँ। जी हरि, बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक पॉलिटिशियन ना होते तो आप क्या होते? अब ये तो बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि
हर बच्चे के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कभी ये बनने का मन करता है, कभी वो बनने का मन करता है। लेकिन ये बात सही है कि मुझे कभी राजनीति में जाने का मन नहीं था, न ही कभी सोचा था। लेकिन अब पहुंच गया हूं तो जी जान से देश के काम आऊं उसके लिए सोचता रहता हूं। और इसलिए अब मैं यहाँ न होता तो कहाँ होता, ये सोचना ही नहीं चाहिए मुझे। अब तो जी जान से जहाँ हूँ वहाँ जी भर करके जीना चाहिए, जी जान से जुटना चाहिए और जम करके देश के लिए काम करना चाहिए। न दिन देखनी है न रात देखनी है, बस यही एक मकसद से अपने आप को मैंने खपा दिया है। प्रधानमंत्री जी, आप दिन में इतने बिजी रहते हो, तो मेरी ये जिज्ञासा थी जानने की कि आपको टीवी देखने का, फिल्म देखने का या किताब पढ़ने का समय मिलता है? वैसे मेरी किताब पढ़ने की रुचि तो रहती थी, फिल्म देखने की कभी रुचि भी नहीं रही, उसमें समय का बंधन तो नहीं है और न ही उस प्रकार से टीवी देख पाता हूँ, बहुत कम। कभी कभी पहले डिस्कवरी चैनल देखा करता था जिज्ञासा के कारण, और किताबें पढ़ता था, लेकिन इन दिनों तो पढ़ नहीं पाता हूँ। और दूसरा, गूगल के कारण भी आदतें खराब हो गई हैं कि किसी रेफरेंस को देखना है तो तुरंत शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, तो कुछ आदतें जो सबकी बिगड़ी है मेरी भी बिगड़ी है। चलिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने के लिए, और मैं आपके माध्यम से एनसीसी के सभी कैडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। बहुत धन्यवाद थैंक यू। प्रधानमंत्री। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी देशवासियों को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। ये वो दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को याद तो करते ही हैं, लेकिन योगदान भी करते हैं। सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलती नहीं है, सहभाग भी जरूरी होता है। और 7 दिसंबर को हर नागरिक को आगे आना चाहिए। हर एक के पास उस दिन आर्म फोर्सेस का फ्लैग होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए। आइए इस अवसर पर हम अपनी आर्म फोर्सेस के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिकों का स्मरण करें। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में फिट इंडिया मूवमेंट से अब तो आप परिचित हो ही गए होंगे। सीबीएसई ने एक सराहनीय पहल की है, फिट इंडिया सप्ताह की। स्कूल्स फिट इंडिया सप्ताह दिसंबर महीने में कभी भी मना सकते हैं। इसमें फिटनेस को लेकर कई प्रकार के आयोजन किए जाने हैं। इसमें क्विज, निबंध, लेख, चित्रकारी, पारंपरिक और स्थानीय खेल, योगासन, डांस एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं शामिल हैं। फिट इंडिया सप्ताह में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके शिक्षक और माता पिता भी भाग ले सकते हैं। लेकिन ये मत भूलना कि फिट इंडिया मतलब सिर्फ दिमागी कसरत, कागजी कसरत या लैपटॉप या कंप्यूटर पर या मोबाइल फोन पर फिटनेस की ऐप देखते रहना, जी नहीं। पसीना बहाना है, खाने की आदतें बदलनी है, अधिकतम फोकस एक्टिविटी करने की आदत बनानी है। मैं देश के सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड एवं स्कूल प्रबंधन से अपील करता हूं कि हर स्कूल में दिसंबर महीने में फिट इंडिया सप्ताह मनाया जाए। इससे फिटनेस की आदत हम सभी की दिनचर्या में शामिल होगी। फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूल फिट इंडिया लोगो और फ्लैग का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्कूल स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं। फिट इंडिया 3 स्टार और फिट इंडिया 5 स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी। मैं अनुरोध करता हूं कि सभी स्कूल फिट इंडिया रैंकिंग में शामिल हो और फिट इंडिया ये सहज स्वभाव बने, एक जन आंदोलन बने, जागरूकता आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश इतना विशाल है, इतना विविधताओं से भरा हुआ है, इतना पुरातन है कि बहुत सी बातें हमारे ध्यान में ही नहीं आती है और स्वाभाविक भी है। वैसी एक बात मैं आपके शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले माईगॉव पर एक कमेंट पर मेरी नजर पड़ी। ये कमेंट असम के नौगांव के श्रीमान रमेश शर्मा जी ने लिखा था। उन्होंने लिखा
ब्रह्मपुत्र नदी पर एक उत्सव चल रहा है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र पुष्कर। 4 नवंबर से 16 नवंबर तक ये उत्सव था और इस ब्रह्मपुत्र पुष्कर में शामिल होने के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों से कई लोग वहां पर शामिल हुए। ये सुनकर के आपको भी आश्चर्य हुआ ना? हाँ, यही तो बात है। ये ऐसा महत्वपूर्ण उत्सव है और हमारे पूर्वजों ने इसकी ऐसी रचना की है कि जब पूरी बात सुनोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य से इसका जितना व्यापक प्रचार होना चाहिए, जितनी देश के कोने कोने में जानकारियां होनी चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं होती है। और ये भी बात सही है कि इस पूरा आयोजन एक प्रकार से एक देश, एक संदेश और हम सब एक है, उस भाव को भरने वाला है, ताकत देने वाला है। सबसे पहले तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन की बात के माध्यम से देशवासियों के बीच यह बात शेयर करने का निश्चय किया। आपने पीड़ा भी व्यक्त की है कि इतने महत्वपूर्ण बात की कोई व्यापक चर्चा नहीं होती है, प्रचार नहीं होता है। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। देश में ज्यादा लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। हाँ, अगर शायद किसी ने इसको इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल कह दिया होता, कुछ बड़े शानदार शब्दों का उपयोग किया होता, तो शायद हमारे देश में कुछ लोग हैं जो जरूर उस पर कुछ न कुछ चर्चाएं करते और प्रचार भी हो जाता। मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालू, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने? क्या आप जानते हैं? आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूँ। यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है। हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को, पर्यावरण को, जल को, जमीन को, जंगल को बहुत अहमियत दी। उन्होंने नदियों के महत्व को समझा और समाज को नदियों के प्रति सकारात्मक भाव कैसा पैदा हो, एक संस्कार कैसे बने, नदी के साथ संस्कृति की धारा, नदी के साथ संस्कार की धारा, नदी के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास, ये निरंतर चलता रहा। और मजेदार बात यह है कि समाज नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा। पिछले साल तमिलनाडु के तामीर बरनी नदी पर पुष्करम हुआ था। इस वर्ष यह ब्रह्मपुत्र नदी पर आयोजित हुआ और आने वाले साल तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में आयोजित होगा। एक तरह से आप इन 12 स्थानों की यात्रा एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं असम के लोगों की गर्मजोशी और उनके आतिथ्य की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश से आए तीर्थयात्रियों का बहुत सुंदर सत्कार किया। आयोजकों ने स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा, प्लास्टिक फ्री जोन सुनिश्चित किए, जगह जगह बायो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की। मुझे उम्मीद है कि नदियों के प्रति इस प्रकार का भाव जगाने का ये हजारों साल पुराना हमारा उत्सव भावी पीढ़ी को भी जोड़े। प्रकृति, पर्यावरण, पानी, ये सारी चीजें हमारे पर्यटन का भी हिस्सा बने, जीवन का भी हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमो ऐप पर मध्य प्रदेश से बेटी श्वेता लिखती है और उसने लिखा है, सर मैं क्लास 9th में हूँ। मेरी बोर्ड की परीक्षा में अभी 1 साल का समय है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स और एग्जाम वॉरियर्स के साथ आपकी बातचीत लगातार सुनती हूँ। मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपने हमें अब तक ये नहीं बताया है कि अगली परीक्षा पे चर्चा कब होगी। कृपया आप इसे जल्द से जल्द करें। अगर संभव हो तो जनवरी में ही इस कार्यक्रम का आयोजन करें। साथियों, मन की बात के बारे में मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है। मेरे युवा मित्र
मुझे जिस अधिकार और स्नेह के साथ शिकायत करते हैं, आदेश देते हैं, सुझाव देते हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। श्वेता जी, आपने बहुत ही सही समय पर इस विषय को उठाया है। परीक्षाएं आने वाली हैं, तो हर साल की तरह हमें परीक्षा पर चर्चा भी करनी है। आपकी बात सही है, इस कार्यक्रम को थोड़ा पहले आयोजित करने की आवश्यकता है। पिछले कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव भी भेजे हैं और शिकायत भी की थी कि पिछली बार देर से हुआ था, परीक्षा एकदम से निकट आ गई थी। और श्वेता का सुझाव सही है कि मुझे इसको जनवरी में करना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री और माईगॉव की टीम मिलकर इस पर काम कर रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बार परीक्षा पे चर्चा जनवरी के शुरू में अब बीच में ही हो जाए। देश भर के विद्यार्थी साथियों के पास दो अवसर हैं। पहला, अपने स्कूल से ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना। दूसरा, यहाँ दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेना। दिल्ली के लिए देश भर से विद्यार्थियों का चयन माईगॉव के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, हम सबको मिलकर परीक्षा के भय को भगाना है। मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखे, पेरेंट्स तनाव मुक्त हो, टीचर्स आश्वस्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से, परीक्षा पर चर्चा, टाउन हॉल के माध्यम से या फिर एग्जाम वॉरियर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन को देश भर के विद्यार्थियों ने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने गति दी। इसके लिए मैं इन सब का आभारी हूं। और आने वाले परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हम सब मिलकर के मनाएं। आप सबको निमंत्रण है। साथियों, पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था, निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक और जहां लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है। सही मायने में ये फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सद्भावना के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है, हम सबकी कामना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित, पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। पिछले दिनों मुझे उत्तराखंड के धारचूला की कहानी पढ़ने को मिली। मुझे काफी संतोष मिला। इस कहानी से पता चलता है कि किस प्रकार लोग अपनी भाषाओं उसे बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। और धारचूला की खबर मेरा ध्यान भी इसलिए गया कि किसी समय मैं धारचूला में आते जाते रुका करता था। उस पार नेपाल,
इस पार काली गंगा, तो स्वाभाविक धारचूला सुनते ही इस खबर पर मेरा ध्यान गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग समुदाय के काफी लोग रहते हैं। इनकी आपसी बोलचाल की भाषा रंगलो है। ये लोग इस बात को सोचकर अत्यंत दुखी हो जाते थे कि इनकी भाषा बोलने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन इन सब ने अपनी भाषा को बचाने का संकल्प ले लिया। देखते ही देखते इस मिशन में रंग समुदाय के लोग जुटते चले गए। आप हैरान हो जाएंगे, इस समुदाय के लोगों की संख्या गिनती भर की है। मोटा मोटा अंदाज कर सकते हैं शायद 10,000 हो, लेकिन रंग भाषा को बचाने के लिए हर कोई जुट गया। चाहे 84 साल के बुजुर्ग दीवान सिंह हो या 22 वर्ष की युवा वैशाली गर्ब्याल प्रोफेसर हो या व्यापारी, हर कोई हर संभव कोशिश में लग गया। इस मिशन में सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया। कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सैकड़ों लोगों को उस पर भी जोड़ा गया। इस भाषा की कोई लिपि नहीं है, सिर्फ बोलचाल में ही एक प्रकार से इसका चलन है। ऐसे में लोग कहानियां, कविताएं और गाने पोस्ट करने लगे, एक दूसरे की भाषा ठीक करने लगे। एक प्रकार से व्हाट्सएप ही क्लासरूम बन गया, जहां हर कोई शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है। रंगलो भाषा को संरक्षित करने का इस प्रयास में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, पत्रिका निकाली जा रही है और इसमें सामाजिक संस्थाओं की भी मदद मिल रही है। साथियों, खास बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 यानी इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस घोषित किया है। यानी उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने के कगार पर है। 150 साल पहले आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है। ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है। यदि आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो आज से ही अपनी मातृभाषा या बोली का खुद उपयोग करें, परिवार को, समाज को प्रेरित करें। 19वीं शताब्दी के आखिरी काल में महाकवि सुब्रमण्य भारती जी ने कहा था और तमिल में कहा था, वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक है। सुब्रमण्य भारती जी ने तमिल भाषा में कहा था, मुप्पदु कोडी मुगमुड्डैयाळ उयिर मोइम्बूर ओंडुडैयाळ इवल सेप्पु मोली पगिनेट्टू डैयाळ एनीर सिंदैनी ओंडेड़ याळ। और उस समय ये 19वीं शताब्दी के आखिरी उत्तरार्ध की बात है और उन्होंने कहा, भारत माता के 30 करोड़ चेहरे हैं लेकिन शरीर एक है। ये 18 भाषाएं बोलती हैं लेकिन सोच एक है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत बड़ा संदेश दे जाती हैं। अब देखिए ना, मीडिया में ही स्कूबा डाइवर्स की एक स्टोरी पढ़ रहा था। एक ऐसी कहानी है जो हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। विशाखापट्टनम में गोताखोरी का प्रशिक्षण देने वाले स्कूबा डाइवर्स एक दिन मंगामारीपेटा बीच पर समुद्र से लौट रहे थे तो समुद्र में तैरती हुई कुछ प्लास्टिक की बोतलों और पाउच से टकरा रहे थे। इसे साफ करते हुए उन्हें मामला बड़ा गंभीर लगा। हमारा समुद्र किस प्रकार से कचरे से भर दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये गोताखोर समुद्र में तट के करीब 100 मीटर दूर जाते हैं, गहरे पानी में गोता लगाते हैं और फिर वहां मौजूद कचरे को बाहर निकालते हैं। और मुझे बताया गया है कि 13 दिनों में ही यानी 2 सप्ताह के भीतर भीतर करीब करीब 4000 किलो से अधिक प्लास्टिक वेस्ट उन्होंने समंदर से निकाला है। इन स्कूबा डाइवर्स की एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े अभियान का रूप लेती जा रही है। इन्हें अब स्थानीय लोगों की भी मदद मिलने लगी है।
आसपास के मछुआरे भी उन्हें हर प्रकार की सहायता करने लगे हैं। जरा सोचिए, इस स्कूबा डाइवर से प्रेरणा लेकर अगर हम भी सिर्फ अपने आसपास के इलाके को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर लें, तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 दिन बाद 26 नवंबर है। यह दिन पूरे देश के लिए बहुत खास है। हमारे गणतंत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार का संविधान दिवस अपने आप में विशेष है, क्योंकि इस बार संविधान को अपनाने के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार इस अवसर पर पार्लियामेंट में विशेष आयोजन होगा और फिर साल भर पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आइए इस अवसर पर हम संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करें, अपनी श्रद्धा अर्पित करें। भारत का संविधान ऐसा है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है, और यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्चित हो सका है। मैं कामना करता हूं कि यह संविधान दिवस हमारे संविधान के आदर्शों को कायम रखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को बल दे। आखिर यही सपना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। मेरे प्यारे देशवासियों, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। गुलाबी ठंडी महसूस हो रही है। हिमालय के कुछ भाग बर्फ की चादर ओढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन ये मौसम फिट इंडिया मूवमेंट का है। आपका परिवार, आपके मित्र वर्तुल, आपके साथी मौका मत गंवाइए। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मौसम का भरपूर फायदा उठाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।